Hello and good morning, everyone. So, welcome to you all to this current affair lecture. As you all know, current affair plays a crucial role in all the competitive exam. तो इग्नाइटेड माइंड्स ने एक इनिशिएटिव उठाया है कि जो आने वाला एफए वाला एग्ज़ाम हमारा है, जो कुछ ही दिनों के बाद हो रहा है, तो हमारी टीम ने एक इनिशिएटिव उठाया है कि जो इस एग्ज़ाम में जितने भी सिलेबस जो भी हमारा सिलेबस है उसके जो जितने भी स्लॉट्स है उस हर स्लॉट में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम मेजर ऑफ द पोर्शन जो है हमारे सिलेबस का वो कवर करें एमसीक्यूज़ के थ्रू। जैसे आज हमारा जो लेक्चर पहला रहेगा वो पहला लेक्चर रहेगा करंट अफेयर्स का। यहाँ पे मेरे पास जो एफए के एग्ज़ाम है उसका थोड़ा सिलेबस है। अगर आप देखोगे तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में हमारे यहाँ पे बिल्कुल लिखा है कि जनरल नॉलेज जो है हमारा, जनरल नॉलेज में हमारा क्या लिखा है, जनरल नॉलेज में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सो ये ट्रेंड देखी गई है लास्ट के कुछ एग्जाम्स में जो जेके एसएसबी ले रहा है वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, करंट इवेंट्स पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, भले ही वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या आपका लोकलाइज करंट अफेयर हो। तो हमारा यही इनिशिएटिव है कि जितना भी ये टॉपिक्स है उसके बाद जो आपका पॉलिटिकल फिजिकल है या बाकी है, इसमें अकाउंटिंग है, कंप्यूटर है, वो सारा हम क्या कोशिश करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू, जो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे इस हर सब्जेक्ट के रिलेवेंट के हिसाब से, तो हम वो पूरी कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो मैंने आपको बोला कि वो करंट अफेयर का रहेगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे उन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने की जो इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा मायने रख रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे, मैं आपको करंट अफेयर का एक इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा जो मैं करंट अफेयर आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखूंगा, वो आप नोट डाउन खुद कर लोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि जम्मू डिवीजन को मिल रहा है पहला ट्यूलिप गार्डन संसार। तो जम्मू डिवीजन को मिल रहा है पहला ट्यूलिप गार्डन जो कहां पे है, सनासार में है। आपको ये बताना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर के या जम्मू के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट। इसका जो सही आंसर है वो है रामबन डिस्ट्रिक्ट। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ट्यूलिप गार्डन के बारे में हम देखेंगे। अब अगर कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन की बात करें, कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो आप लोगों को ये पता ही है जो कश्मीर का जो ट्यूलिप गार्डन है जिसको हम और एक नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जिसका और एक भी नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। तो ये जो ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर का, ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। जो हमारे कश्मीर का जो ट्यूलिप गार्डन है ये एशिया का, इट्स अ एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है जो कश्मीर में पाया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर का ये जबरवान हिल्स पे है। वहां पे जबरवान हिल्स पे है। तो इस चीज से हमने दो तीन चीजें देखी। एक, पहले आपको क्या याद रखना है कि जो जम्मू डिवीजन का जो ट्यूलिप गार्डन जो उनको पहला ट्यूलिप मिल रहा है जो वो जो सननसार में है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपके रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके हिसाब से हमने क्या देखा कि जो कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन है जिसका और एक नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, तो और ये कहां पे है, ये जबरवन हिल्स में आपका पड़ता है। इसके अलावा और एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं पूरे दुनिया की कि सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्यूलिप्स कहां पाए जाते थे, तो वो पाए जाते थे नीदरलैंड्स में। जो आपका नीदरलैंड जो कंट्री है, या हम कहेंगे नीदरलैंड जो कंट्री है आपकी, तो जो नीदरलैंड आपकी कंट्री है, जो नीदरलैंड है,
तो यहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा ट्यूलिप पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि आई होप कि जो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि हमने यहाँ पे देखा कि पहला जम्मू का जो करंट ये ना ट्यूलिप में है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो आपका कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन है, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप है, जो 2007 में खोला गया था, तो उसमें क्या है, वो जबरवान हिल्स पे है। और अगर बात करें पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की बात करें, तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा जहां पे ट्यूलिप्स निकलते हैं वो आपका नीदरलैंड्स है, वही कंट्री है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शालबुग एंड हाईगाम वेटलैंड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द रामसार साइट्स। यहां पे इंपॉर्टेंट याद रख लेना है कि यहां पे हमें क्या देखा है, कश्मीर में के जो दो जगह है, शालबुग एंड हाईगाम जो है, इंडिया ने इसको क्या मिला है, इनको जो कौन सा टैग मिला है, रामसार वाला टैग मिला है। दे आर लोग, आपको ये बताना है हमें कि ये जो दो जगह है, शालबुग और हाईगाम, ये कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अगर हम बात करें वेटलैंड्स की बात करें, या अगर हम बात करें कि जो आपका रामसार साइट्स है, रामसार वेटलैंड साइट्स है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, इंडिया में अगर बात करें प्रेजेंट की, तो टोटल कितने हैं, 75 है। तो उससे पहले आप इसका आंसर देख लो। इसका आंसर जो है, अगर देखिए शालबुग जो है, शालबुग गांधरबल में पड़ता है, और जो आपका हाईगाम है वो बारामूला में पड़ता है। तो इसका सही आंसर है सी। शालबुग कहां पे पड़ता है आपका, गांधरबल में, एंड बारामूला में आपका पड़ता है क्या, आपका हाईगाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, क्योंकि ये एनवायरमेंट के रिलेटेड है। तो एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट के रिलेटेड। तो यहां पे हमने क्या देखा है कि जो शालबुग और हाईगाम वेटलैंड्स है, ये दोनों कहां पे है, ये गांधरबल में और बारामूला में है। अब इनको क्या किया गया है, इनको रामसार का टैग मिला है। तो अगर बात करें किसकी, वेटलैंड्स की बात करें, तो अगर आपको पता है कि जो रामसार कन्वेंशन हुई थी वो 1971 में हुई थी। रामसार कन्वेंशन जो हुई थी वो 1971 में हुई थी। रामसार ये एक ये ना सिटी है ईरान में। तो वहां पे क्या हुआ था, हमने एक कन्वेंशन लिया था कि हम वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर प्रेजेंट की बात करें, इंडिया में टोटल कितने हैं, 75 है, और जिसमें से सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है वो आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आपको 14 रामसार साइट्स मिलते हैं। और इसके अलावा अगर यूपी की बात करें, जो सेकंड लार्जेस्ट है, यूपी में 10 है आपके। तो हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर टोटल रामसार साइट्स की बात करें जो इंडिया में है आज के है, वो 75। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो रामसार कन्वेंशन हुई थी 1971 में हुई थी, ईरान में एक सिटी है रामसार, तो उसी से हमें ये रामसार कन्वेंशन मिलते हैं। तो रामसार साइट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, वो कितने हैं, 75, और यूपी में कितने हैं, 10 है। और अगर अपने कश्मीर की बात करें, हम JNK की बात करें, तो JNK में हमारे 7 है, JNK में 7 है, इंक्लूडिंग these 2। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसार साइट्स कहां पे है, तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा रामसार साइट्स है। कितने हैं, तकरीबन 175 से ज्यादा टोटल वहां पे। अभी अगर आज का करंट देखेंगे तो 175 रामसार साइट्स है आपके यूनाइटेड किंगडम में। और ये भी याद रख लेना, इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ रामसार कन्वेंशन। इंडिया ने भी रामसार कन्वेंशन साइन किया है 1982 में। इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ या पार्टनर ऑफ रामसार कन्वेंशन। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बहुत सारी पॉइंट्स इसमें पढ़ी है। पहला पॉइंट हमने देखा कि जो शालबुग और हाईगाम है वो कहाँ पे है, वो गांधरबल बारामूला में, ये दोनों जगह पड़ते हैं। तो इनको कौन सा टैग मिला है, रामसार का टैग मिला है, रामसार साइट्स का टैग मिला है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को मिली है, ये 2 वेटलैंड्स है। अब ये हमें बोलना था कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि अगर बात करें इंडिया के टोटल रामसार साइट्स की प्रेजेंट में, तो इंडिया में टोटल 75 है, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है और सेकंड है यूपी में। इसके अलावा रामसार कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में, ये फोर्स में आया था उसके 2-3 साल के बाद 75 के अंदर। और इंडिया इज ए सिग्नेटरी, इंडिया ने 1982 में इंडिया ने 1982 में इसको साइन किया था।
और बात करें जेएंडके में, तो जेएंडके में 7 रामसार साइट्स हैं हमारे अभी, और याद रखने आपको साथों के साथ याद होने चाहिए। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड किंगडम के पास सबसे ज्यादा रामसार साइट्स। तो आई होप इट्स अंडरस्टूड ऑल। थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने कोशिश की है उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लाने की जो हमें लग रहा है, जो हमने एनालाइज किया है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोशिश की है हमने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ लाने की। वरना करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल आना पड़ता है, उसके अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कोशिश की है कि उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाने की कोशिश करें जो हमें लग रहा है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का आपको बोलना है, इंडिया का पहला कौन कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यानी कि कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है जो कार्बन एमिशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट अगर ये बोले, ये फुल्ली पावर्ड बाय सोलर है। यहां पे क्या है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये फुल्ली पावर्ड बाय सोलर, यहां पे कार्बन एमिशन 0% हो रहा है। आपको ये बोलना है ये जो जगह, ये जो पंचायत है, ये किस जेएंडके के किस डिस्ट्रिक्ट में, या यहां से तो जेएंडके ही लग रहा है हमें, ये हमें बोलना है कि इंडिया के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सांबा, आपका सांबा है। तो सांबा में एक गांव है, पल्ली नाम का एक गांव है, आपको याद रखना है, पल्ली नाम का एक गांव है। ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पल्ली गांव है, और ये फुल्ली पावर्ड बाय सोलार है। यानी कि यहाँ पे 0 एमिशन कार्बन एमिशन हो रहा है। और अगर आपको ये याद है कि कुछ टाइम पहले अप्रैल 24 में तकरीबन नरेंद्र मोदी साहब खुद आए थे यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो खुद आए थे यहाँ पे, और उन्होंने तकरीबन 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट यहाँ पे स्टार्ट भी किया था। 500 किलोवाट का जो सोलर प्लांट है वो भी यहाँ पे इस गांव में डाला गया था। तो सांबा, और एक ये भी याद रख लेना, सांबा और एक वजह से न्यूज में था। अगर आपको पता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो सेहत स्कीम, जिसको हम सेहत स्कीम से पुकारते हैं यहाँ पे इंडिया में, कश्मीर में, सेहत स्कीम की वजह से ये न्यूज़ में था कि ये फुल यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ये जो आपका प्रधानमंत्री स्कीम है ना, ये ना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी वजह से भी क्या है, सांबा इसमें न्यूज़ में था। तो सांबा 2 चीज़ों की वजह से, किस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम जो है फुली इंप्लीमेंट कहाँ पे हुई है, सांबा में। सेकंड चीज़, सांबा ही के गांव में जिसका नाम है पल्ली गांव, ये इंडिया का पहला न्यूट्रल पंचायत रहा है। ओके, तो याद रख लेना, न्यूट्रल पंचायत का मतलब होता है कि यहाँ पे कार्बोनेशन 0% हो रहा है, और ये पूरा का जो एरिया है आपका है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये यहाँ पे क्या है, ये फुली पावर्ड बाय सोलार है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी एक स्कीम है स्टैचूज को बनाना। तो हमें यहां पे देखना है कि स्टैचू ऑफ पीस जो है वो वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में वीडियो कॉलिंग पे अनवील्ड हुआ है अमित शाह के द्वारा सनवार श्रीनगर में। आपको ये हमें बताना है ये किस पर्सनालिटी का है। तो आप पहला ऑप्शन जो है वो है विवेकानंद, सेकंड जो ऑप्शन है इसका जो है वो है आपका आदि शंकरा, थर्ड है आपका स्वामी रामानुजाचार्य, थर्ड है आपका लॉर्ड शिवा। तो अगर इसका सही आंसर देखिए तो इसका सही आंसर है स्वामी रामानुजाचार्य। अब थोड़ा सा बात करेंगे रामानुजाचार्य के बारे में। ये जो बंदा है ये साउथ ब्राह्मण खानदान से पैदा हुआ था, साउथ में एक ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ था। ये ब्राह्मण ऐसा कास्ट में पैदा हुआ था, और ये एक फिलोसफर था, सोशल रिफॉर्मर था, और सबसे ज़्यादा इसने काम जो किया था ना वो किया था इसने भक्ति टाइम में। यानी कि भक्ति टाइम में जब इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रही थी तो भक्ति मूवमेंट में इसने बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्मर्स काम किए थे स्वामी रामानुजाचार्य ने। और ये भी आपको याद रखना है, अगर ये याद रख पाओगे तो ये जो बंदा था ये वैष्णविज्म ट्रेडिशन से ताल्लुक़ रखता था। जो हिंदुइज्म में सेक्ट होता है वैष्णविज्म, लॉर्ड वैष्णो को पूजने वाले जो बंदे हैं, तो ये उस चीज़ मतलब उस ट्रेडिशन को मानता था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि स्वामी रामानुजाचार्य जो है इसके लिए स्टैचू ऑफ पीस
स्टैचू ऑफ पीस अनवील किया गया था अमित शाह के द्वारा शनिवार श्रीनगर में है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आपका जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंक के हिसाब से पूछा जाता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ JNK यूनियन टेरिटरी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन अमृत सरोवर। आपको ये बताना है हमें जो स्कीम अमृत सरोवर है उसको इम्प्लीमेंट करने में JNK की क्या रैंक है। तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या है, थर्ड है। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड है। तो अमृत सरोवर के बारे में आपको याद रखना है, अमृत सरोवर कुछ नहीं है, इट इज ए वाटर कंजर्वेशन स्कीम। ये एक सेंट्रल स्कीम है वाटर कंजर्वेशन, जिसमें हम वाटर को क्या कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन एक स्कीम है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हमने, अगर आपको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस हुए हैं, तो उस टाइम हमने इनिशिएटिव उठाया है कि हमें काम करेंगे 75 वाटर बॉडीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम 75 वाटर बॉडीज बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वाटर कंजर्व बने, ताकि वाटर को कंजर्व करे। अगर ये भी याद रखोगे कि पहला जो फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, तो वो हुआ था यूपी में। कहाँ पे, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, रामपुर के डिस्ट्रिक्ट में हुआ था पहला अमृत सरोवर का इनिशिएटिव, इनॉग्रेट हुआ था। तो क्या आपको याद रखना है, पहला आपको याद रखना है कि ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप का इसका एक स्कीम है, इनिशिएटिव है कि अमृत सरोवर में आपको देखना है कि JNK की क्या रैंक रही है, उसको इंप्लीमेंट करने में JNK की क्या रैंक रही है। तो उसको रैंक रही है आपकी थर्ड रैंक रही है। और अमृत सरोवर क्या है, ये वाटर कंजर्वेशन की एक स्कीम है जिसमें हमने ये इनिशिएटिव उठाया है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 75 वाटर बॉडीज को बनाएंगे ताकि पानी को क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, अमृत, पानी को अमृत बनाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा भी होगा करंट अफेयर में कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम का पानी की आ रही है वो इंडिया में आ रही है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ख़राब हो रहा है, तो उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही इनिशिएटिव के लिए हमने क्या उठाया है, अमृत सरोवर, अमृतकाल या अमृत सरोवर हमने इनिशिएटिव उठाया है। और इसमें JNK की जो रैंक है वो है थर्ड। ओके, तो सबसे पहला जो अमृत सरोवर का इनॉग्रेशन हुई थी, ये पहला अमृत सरोवर वाटर बॉडी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी यूपी में। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। ओके, चलो, सो नेक्स्ट आपका है इन अप्रैल 2022 विच इंडियन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। पहले याद रख लेना, ये जम्मू एंड कश्मीर से है, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट अवॉर्डी फॉर द शौर्य चक्र। शौर्य चक्र, ये हमें आपको ये बताना है कि JNK से ये कौन सा पहला आर्मी ऑफिसर है जो क्या बनी, ये पहली वुमेन ऑफिसर है, याद रख लेना, ये फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है जो क्या बनी है, शौर्य चक्र जो अवार्ड है, ए पीस गैलेंट्री अवार्ड है, मैं अभी आपको बोलूंगा ये कौन, ये लेडी कौन है, ये कौन सी इंडियन ऑफिसर है। तो इसका सही आंसर है मेजर खुशबू गुप्ता। मेजर खुशबू गुप्ता जो है उधमपुर की रहने वाली है, ये उधमपुर की रहने वाली है, ये उधमपुर की रहने वाली है। तो ये पहली जम्मू एंड कश्मीर की वुमेन बनी है जिसको क्या मिला है, शौर्य चक्र मिला है, शौर्य चक्र। अगर आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो अवार्ड्स मिले, गैलेंट्री अवार्ड जो मिले जाते हैं वो पीस अवार्ड, पीस में और किस में मिल जाते हैं, वॉर टाइम अवार्ड और पीस टाइम अवार्ड। तो जो शौर्य चक्र है वो क्या है, वो पीस टाइम अवार्ड है। इसके अलावा अशोक चक्र है और कृति चक्र है, ये दो और जो पीस टाइम अवार्ड्स है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स है। और इसी में और एक है जो है शौर्य चक्र। पहले आपका आता है अशोक चक्र, उसके बाद आता है कृति चक्र और लास्ट में आता है आपका शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो है वो क्या है, वो एक पीस गैलेंट्री अवार्ड है। और ये JNK में जो पहली लेडी बनी है, लेडी ऑफिसर है इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर है, वो कौन है आपकी, मेजर खुशबू गुप्ता। ओके, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि मैं स्किप हो रहा था। पहला, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ऑटोग्राफी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। अगर पता आपको जनरल परवेज मुशर्रफ कौन है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो आर्मी ऑफिसर थे वो। तो आपको ये बताना है कि परवेज मुशर्रफ की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इन द लाइन ऑफ फायर। ये आपको याद रखना है। जो
आपके परवेज मुशर्रफ जनाब, इसने खुद अपनी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इन द लाइन ऑफ फायर, इन द लाइन ऑफ फायर। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, विच एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओनली, याद रख लेना, एक तो फर्स्ट लिखा है, सेकंड यहां पे लिखा है, एक तो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट लिखा है, और सेकंड मैंने क्या बोला, ओनली फीमेल क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू गेट ए वुमेन्स प्रीमियर लीग। जैसे आईपीएल आपका होता है वैसे वुमेन्स प्रीमियर लीग होता है, तो उसमें क्या है, आपको वो आपको नाम बताना है उस लेडी का, उस क्रिकेटर का जो पहली जेएंडके से लेडी बनी है, जिसको किसने लिया है, दिल्ली कैपिटल्स ने 20 lakhs में उसकी क्या हुई है, उसकी बोली हुई। जो नेक्स्ट जो आपका जैसे आईपीएल आपका होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, खरीदा जाता है टीचर्स, क्या कहते हैं उनको, प्लेयर्स को। इसी तरह वुमेन्स प्रीमियर लीग भी होता है। आपको ये बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये वो कौन सी पहली लेडी थी, पहली लेडी है जिसको दिल्ली कैपिटल लिया है 20 लाख के लिए, किसके लिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए। तो जासिया अख्तर है इसका आंसर, जो शोपियां में रहने वाली एक लड़की है, तो वो पहली क्रिकेटर बनी है, वुमेन क्रिकेटर बनी है जो किसमें, जो वुमेन्स प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की तरह खेलेगी। ओके, तो नेक्स्ट, ओके, तो हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अंडर नेशनल बैम्बो मिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आपको ये बताना है कि जो इससे पहले बजट आया था 22-23 में, यानी कि 22 का जो बजट आया था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए अंडर नेशनल बैम्बो मिशन, नेशनल बैम्बो मिशन, ग्रीन गोल्ड इसे भी कहते हैं, उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितने पैसे दिए गए। ये ग्रास है, बैम्बो एक ग्रास है, अगर आपको पता है, बैम्बो इज अ ग्रास। इसके अलावा हमें बोलना है कि कितने पैसे दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर को फाइनेंशियल ईयर में, ताकि वो नेशनल बैम्बो मिशन के अंडर बैम्बो को एग्रीकल्चर करे। तो इसका सही आंसर है 10 करोड़। तो द राइट आंसर इज 10 करोड़ रुपीस दिए गए थे अंडर नेशनल बैम्बो मिशन, ताकि हम बैम्बो को यहाँ पे एग्रीकल्चर करवाए। और ये भी याद रख लेना, बैम्बो इज अ ग्रास, बैम्बो एक ग्रास है, और इसको कभी कभी ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। किसको, बैम्बो कभी कभी ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इनिशिएटिव उठाया गया है, एक इनिशिएटिव उठाया गया है, किसके लिए, किस लेक के लिए एक इनिशिएटिव उठाया गया है। उस इनिशिएटिव का जो नाम है अथवास इनिशिएटिव। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा लेक है जिसके लिए इनिशिएटिव उठाया गया है, तो जिसका नाम है अथवास इनिशिएटिव। तो इसका सही आंसर है डल लेक, का सही आंसर है, यानी कि डल को साफ करने के लिए एक इनिशिएटिव उठाया गया है जिसका नाम कहते हैं अथवास इनिशिएटिव। तो आई थिंक उतना मुझे याद नहीं है, आई एम नॉट श्योर, डैम श्योर दैट, लेकिन इतना हमें पता है कि तकरीबन 275 करोड़ दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि डल और वलोर लेक को, शायद डल और वलोर लेक को साफ करने की कोशिश करेंगे। 27 करोड़ इतने शायद पिछले बजट में दिए गए थे, ताकि इस डल को साफ रखने की कोशिश करेंगे। पर आपको याद क्या रखना है कि अथवास इनिशिएटिव किसके रिलेटेड आता है, डल लेक के रिलेटेड आता है। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट। ये नेक्स्ट है कि आपको ये बताना है कि इंडिया का जो बिगेस्ट योगा सेंटर है वो कहाँ पे बनाया गया है। इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर जहाँ पे योगा कराया जाएगा, तो वो कहाँ पे बनाया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर के। तो इसका सही आंसर है उधमपुर। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का बिगेस्ट योगा सेंटर बनाया गया है। ओके, उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि वहां पे बनाया गया है। हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग, शायद एक क्वेश्चन पिछली बार आया था किसी एग्जाम में, मुझे इतना याद नहीं, शायद एफए की एग्जाम नहीं, जेकेएसएसबी की किसी एग्जाम में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर या फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन सिलेक्टेड, विच ऑफ द हैज बीन सिलेक्टेड इन द नेशनल
फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि JNK से कौन सा ऐसा प्लेयर है, कौन सा ऐसा फुटबॉलर है जिसको नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया में सिलेक्ट किया गया है। सो इसका सही आंसर है दानिश फारूक भट्ट। दानिश फारूक भट्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन कि ये वो बंदा है या ये वो फुटबॉलर है जो सिलेक्ट हुआ है किसके लिए, नेशनल फुटबॉल टीम फॉर इंडिया के लिए, यानी कि आपने नेशनल गेम में नेशनल खेलेगा इंडिया की तरफ से। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुजन सोपूरी आपको बोलना है जिनकी डेथ रिसेंटली हुई है, आपको ये बताना है वो किस लिए फेमस थे। बहुजन सोपूरी किस लिए फेमस थे? तो ये जो बहुजन सोपूरी है ये थे सेंट ऑफ संतूर, यानी कि जो संतूर बजाते हैं ना उसके ये मास्टर थे। इसमें से और 3 चीज़ें आपको अगर याद रखने हैं कि इसमें बोला जाता है कि शेर डग्गर किसे कहते हैं, फर्स्ट मॉडर्न पोएट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज कौन है। इसके अलावा आपको ये भी इसमें ये भी बोला जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न कश्मीर। अगर बात करें शेर डग्गर की तो प्रेमनाथ डग्गर ही इज नोन बाय द नेम शेर डग्गर। प्रेमनाथ डग्गर को कहते हैं शेर डग्गर। सेकंड आपका है कि फर्स्ट मॉडर्न पोएट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज कौन है, तो इसका सही आंसर है पद्मा सचदेव। ये भी याद रख लेना। ये लेडी है पद्मा सचदेव, इसको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न पोएट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज। लास्ट है आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न कश्मीर, आर्किटेक्ट द मॉडर्न कश्मीर। इसका सही जो आंसर है वो बख्शी गुलाम मोहम्मद है, लेकिन कभी कभी शेख अब्दुल्ला को भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है बख्शी गुलाम मोहम्मद। ओके तो क्या कहा मैंने, बहुजन सोपूरी माना जाता है वो किस लिए फेमस था, सेंट ऑफ द संतूर से कहते हैं। सेकंड चीज तो शेर डग्गर किसे कहते हैं, प्रेमनाथ डोगर को कहते हैं शेर डग्गर। फर्स्ट मॉडर्न पोएट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज कौन है, आपकी पद्मा सचदेव है। एंड आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न कश्मीर किसे कहते हैं हम, वो कहते हैं शेर बख्शी गुलाम मोहम्मद को। ओके हाँ ये थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी है, ये भी आप याद रखोगे, तो अवार्ड्स के रिलेटेड है ये। तो साथिया एकेडमिक अवार्ड 2022 में जो मिले हैं, आपको ये भी याद रखना जो ये अवार्ड्स है ये हुए थे 2 राइटर्स को, एक है वीना गुप्ता, दूसरा है आपका फारूक फयाज। इंपॉर्टेंट है याद रख लेना कि साथिया एकेडमिक अवार्ड 2022 को मिले हैं। एक है आपका कौन है, आपकी वीना गुप्ता है और दूसरा है फारूक फयाज, यानी कि इन्होंने लिटरेसी में बड़ा अच्छा काम किया है, खासकर डोगरी एंड कश्मीरी लैंग्वेज में इन्होंने जो कुछ काम किया है इसके लिए इनको साथिया एकेडमिक अवार्ड मिला है। अगर बात करें प्रोफेसर वीना गुप्ता की तो इसने इसको अवार्ड मिला, इसकी बुक जो है छह रूप का है, तो इसके लिए 6 रूपक के लिए इसको मिला है ये अवार्ड, जो ये ड्रामाज एंड कैटेगरी के डिफाइन कर रही है डोगरी लैंग्वेज में। और अगर बात करें फारूक फयाज की तो उसको ये बुक अवार्ड मिला है, उसकी जो बुक है ज़ैल दबिन लिटरेसी क्रिटिसिज्म कैटेगरी, इसके लिए क्या है ये अवार्ड दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है याद रख लेना। मुझे लगता है ये अवार्ड्स में, एक तो अवार्ड्स में और स्पोर्ट्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSB के द्वारा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि साथिया एकेडमिक अवार्ड 2022 किसको मिला है। तो ये अवार्ड किनको मिला है, एक है आपकी वीना गुप्ता एंड सेकंड है आपका फारूक फयाज। नेक्स्ट हाँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ T49 रेलवे टनल, द लॉन्गेस्ट रेलवे। याद रख लेना यहाँ पे मैं पॉइंट क्या है, द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। आपको ये बताना है जो आपकी T49 है जो टनल है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला को जोड़ेगी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला को ये लाइन जोड़ेगी, आपको ये बताना है इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 12.7 किलोमीटर्स, और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। और अगर ये भी
याद रखोगे ये पीर पंचाल हिमालयाज यानी कि मिडल आपके आपके जो लोअर हिमालयाज आते हैं उसी में पड़ती है, पीर पंचाल हिमालयाज में। लोअर हिमालयाज। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। Okay, what is the rank of Jammu and Kashmir in the medal tally of 36th edition of National Games that were held in Gujarat? आपको ये बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर को कौन सी रैंक मिली है, किन में, मेडल्स में, कहाँ पे जो गेम्स हो रहे थे, नेशनल गेम्स हो रहे थे गुजरात में जो हो रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है 27, यानी कि जे.एंड.के की जो रैंक है वो रही है 27। और अगर बात करें इसके अलावा खेलो इंडिया का जो 4th एडिशन हुआ था, खेलो इंडिया का जो 4th एडिशन हुआ था, तो अगर बात करें खेलो इंडिया के बारे में, अगर बात करें जिसका 4th एडिशन हुआ था, तो उसमें जो आपके जे.एंड.के की जो पोजीशन है वो रही है आपकी 14th। इस पे जो टॉप रहा है, इस पे टॉप रहा था राजस्थान। खेलो इंडिया में जो पोजीशन हमारी रही थी वो रही थी 14, और जो राजस्थान है वो रहा था सॉरी एक मिनट, एक्चुअली जो खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया है, इसमें जो 4th एडिशन हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर ने 14 मेडल्स जीते थे। में जे.एंड.के ने 14 मेडल्स लिए थे, और राजस्थान ने 32, यानी कि राजस्थान टॉप पे रहा था। और अगर बात करें गुजरात में होने वाले जो नेशनल गेम्स थे, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की पोजीशन जो थी वो थी 27, और इसमें से जो टॉप रहा था, गुजरात वाले में जो टॉप रहा था वो रहा था महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो टॉप रहा था वो रहा था महाराष्ट्र, जिसने तकरीबन टोटल 140 मेडल्स दिए थे, जिसमें गोल्ड वाले मेडल्स 39 थे, सिल्वर थे और ब्रोंज के मेडल्स थे। आपको याद क्या रखना है कि जो नेशनल गेम्स गुजरात में हो रहे थे वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की पोजीशन कौन सी रही थी, तो फिर कौन सी रही थी 27, और जो टॉप पे रहा था, और वो टॉप पे कौन सी स्टेट रही थी आपकी महाराष्ट्र। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है वो ये कह रहा है कि जो पहला एडिशन निकला है स्टेट रैंकिंग में, कहाँ, किस में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आपको ये बताना है, जिसका जो पहला एडिशन है आपको ये बताना है कि यूनियन टेरिटरी के हिसाब से जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें जम्मू एंड कश्मीर की रैंक क्या है। अब यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे कैटेगरीज होती है, एक स्पेशल कैटेगरी होती है, इसके अलावा जनरल कैटेगरी होती है, आपको दोनों याद रखने हैं। तो अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल कैटेगरी के बारे में, तो जम्मू एंड कश्मीर की रैंक क्या रही है, 10th रही है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से जो जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना ये पहला एडिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहला एडिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की रैंक क्या रही है, तो जम्मू एंड कश्मीर की रैंक रही है 10th। तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी की बात करें, तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी की बात करें, तो उस पे टॉप रहा है आपका ओडिशा, ओडिशा टॉप रहा है, सेकंड टॉपर रहा है यूपी, आपकी सेकंड टॉपर रहा है आपकी यूपी। और अगर बात करें स्पेशल कैटेगरी इन रेस्पेक्ट टू द स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी की अगर बात करें, स्पेशल कैटेगरी की अगर बात करें, लेकिन स्टेटस के हिसाब से, तो स्टेटस के हिसाब से जो स्पेशल कैटेगरी रही है वो रही है त्रिपुरा, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में त्रिपुरा है वो रही है आपकी क्या है, तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा आपकी टॉप पे रही है किस कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी में। तो अगर बात करें यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, यूनियन टेरिटरी के हिसाब से स्पेशल कैटेगरी में टॉप पे कौन रहा है, तो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से आपका दमन एंड दीव रहा है।
दमन एंड दीव जो है टॉप पे रहा है आपको। तो आपको कितने क्वेश्चन याद रखने हैं? पहला कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के हिसाब से अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की रैंक क्या रही है? 10th रही है जे&के की रैंक। सेकंड आपको क्या याद रखना है? जनरल कैटेगरी, ओवरऑल जनरल की अगर बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से जो टॉप स्टेट पे रही है वो आपकी रही है ओडिशा रही है, और सेकंड आपकी रही है यूपी। और अगर बात करें स्पेशल कैटेगरीज में, स्पेशल कैटेगरी इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, तो रही है आपकी त्रिपुरा। और अगर बात करें स्पेशल कैटेगरी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से तो दमन एंड दीव एंड नागर हवेली, ये एक ही मर्जड है ये यूनियन टेरिटरी, तो ये रही है। ओके, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके तो कर्नाटका ने, देखो यहाँ से क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में देखो आंसर ये है, 2-3 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन में ही। Karnataka has topped the Indian Innovation Index 2021 third edition, while Jammu and Kashmir has been ranked in the 6th, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की रैंक 6th रही है और कर्नाटका की जो पोजीशन है वो टॉप रही है। आपको ये बताना है कि स्टेट्स का, आपको ये बताना है कि जो इंडेक्स जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है। तो इंडिया का जो इनोवेशन है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है, यह आपका नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग जो जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग आपका रिलीज करता है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। और ये कौन सा एडिशन था? 21 वाला, ये 3rd एडिशन में, जिसमें टॉप आपका कर्नाटका रहा है और आपकी जम्मू एंड कश्मीर की जो पोजीशन रही है या रैंक रही है वो रही है 6th रही है। तो नीति आयोग अगर आपको पता है, नीति आयोग 2015 में, जनवरी 2015 में बनाया गया था एक स्टैट्यूटरी से, और ये इसने प्लानिंग कमीशन को क्या किया था? इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था। और इसका चेयरपर्सन जो वो होते हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। ओके, चेयरपर्सन के खुद चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के। तो 2015 में ये बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के बाद। ओके, नेक्स्ट। ओके, जम्मू एंड कश्मीर ने साइन किया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक दुबई बेस्ड लुल्लू ग्रुप के साथ, आपको ये बता, जिसका नाम है फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब इन श्रीनगर, फॉर सेटिंग ऑफ ए फूड प्रोसेसिंग एक लॉजिस्टिक हब हमें श्रीनगर में खोलना है। आपको ये बताना है कि ये जो लुल्लू ग्रुप है, जो दुबई में का ग्रुप है, दुबई का एक लुल्लू ग्रुप है, आपको ये बताना है इस लुल्लू ग्रुप का चेयरमैन कौन है। तो इसका जो चेयरमैन है वो है MA यूसुफ अली। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने जितने क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ाए सारे कवर कर लेना। हम आगे हमारे जो बहुत सारे और जो वीडियोस आ रहे हैं इसके रिलेटेड, या बाकी एग्जाम जो कैटेगरी हमारी है, जो बाकी स्लॉट्स है FA के एग्जाम्स के रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चन और आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।